अच्छा जी, टेस्ट का क्वेश्चन 4 जो मिड टर्म था उसका क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का था क्वेश्चन, और इसमें तकरीबन सारे रूल्स टेस्ट किए हुए थे। अच्छा जी, ये टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 था जो रेलेवेंट कॉस्टिंग का था। ठीक है, तो इसमें ये जो केजी शेजी और घंटे ये तो ठीक थे, रेट्स को देखना था। तो इसमें जो पहला मटेरियल है, इस ये क्योंकि कंपनी रेगुलर यूज में रख था कंपनी के, तो इसमें करंट परचेज प्राइस लेनी थी और वो करंट परचेज प्राइस 15 रुपए है। तो पहला वाला मटेरियल जो था वो 1000 kg इंटू 15,000 पे ही आना था। मटेरियल ए 1000 kg इंटू 15,000। दूसरा जो मटेरियल बी है उसके 2000 kg रिक्वायर्ड है, जिसमें से 1000 kg स्टॉक में पड़ा हुआ है। बाकी 1000 kg आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, जो स्टॉक में पड़ा हुआ है उसका कोई रेगुलर यूज नहीं है और कंपनी उसको 2 रुपए पर केजी पर बेच सकती है। बेचने पे कंपनी को खर्चा कितना करना पड़ेगा डिलीवरी का, 300 रुपए। ओ हाँ, 300 रुपए का खर्चा है ना।
तो इसका मतलब है अगर कंपनी इसको स्क्रैप करती तो कंपनी को 1700 रुपए की स्क्रैप वैल्यू आनी थी। 1700 की बनती है ना, 1000 केजी की 5 रुपए की कॉस्ट, ये तो संक है। और कंपनी इसको 2 रुपए पर केजी पे स्क्रैप कर सकती है। 2 रुपए पर केजी पे 1000 केजी को अगर स्क्रैप किया जाए तो 2000 रुपए की स्क्रैप है, 300 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा डिलीवरी का। तो नेट स्क्रैप कितनी है? अगर हम इसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लें तो ये जो 1700 रुपए की नेट स्क्रैप आनी थी, ये नेट स्क्रैप फॉरगॉन होगी। 1000 केजी के लिए नेट स्क्रैप फॉरगॉन होगी 1700, बाकी 1000 केजी की परचेज कॉस्ट आएगी। टोटल 2000 केजी चाहिए, तो 10,000 रुपए के हिसाब से टोटल बनेगी 11,700 रुपए मटेरियल बी में। मटेरियल सी में, मटेरियल सी में 500 केजी चाहिए और इसका भी कोई रेगुलर यूज नहीं है। 500 केजी स्टोर में पड़ा हुआ है, 10,000 रुपए का हमने खरीदा था, ये संक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा था, वो नहीं हुआ। कंपनी इसको 6,000 रुपए में बेच सकती है। बेचना चाहे तो कितने का बिक सकता है? 6,000 रुपए का। और अगर कंपनी इसको यूज करना चाहे तो किसी मटेरियल जी की जगह यूज हो सकता है। किसकी जगह यूज हो सकता है? और जी के पैसे बचेंगे, आपको जी परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा बेनिफिट इसका क्या है? सेविंग इन परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल जी। तो हमारे मटेरियल सी के दो फायदे हैं, या ये बिक सकता है या ये जी की जगह यूज हो सकता है। तो दोनों में से बेहतर फायदा ये था। अगर हम इसे करीम वाले कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लें, करीम वाले कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लें, तो फिर हमारी ये जो सेविंग है ये क्या हो जाएगी? सेविंग फॉरगॉन होगी अगर हम इसको करीम वाले कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लें। तो 8,000 रुपया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट है। तो ये 6 और 8 का कंपैरिजन करना है और हायर बेनिफिट फॉरगॉन होगा। ये गलत होता है मोस्टली बच्चों का कि 6,000 और 8,000 में से परचेज कॉस्ट क्यों नहीं लेनी, क्योंकि इसके 500 केजी हमें चाहिए और 500 केजी पहले ही स्टोर में पड़े हुए हैं। परचेज ठीक है। तो स्पेशल ऑर्डर के लिए जो करीम वाला कॉन्ट्रैक्ट है, करीम वाला कॉन्ट्रैक्ट, करीम ही है ना जो बंदा कस्टमर आया इनके पास लेने के लिए, मेरा ख्याल है मिस्टर अली ने, हाँ करीम वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो करीम के कॉन्ट्रैक्ट पर अगर ये मटेरियल यूज कर लिया जाए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लिया जाए, तो फिर ये इसके सेविंग फॉरगॉन होगी। मटेरियल डी 50 लीटर चाहिए। कितने लीटर चाहिए? और स्टोर में कितने लीटर पड़ा हुआ है? 100 लीटर पड़ा हुआ है। ये कहता है डेंजरस मटेरियल है, अगर आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट पे यूज ना किया तो आपको डिस्पोज ऑफ करने में खर्चा लगाना पड़ेगा। खर्चा कितना लगाना पड़ेगा? हाँ, 100 लीटर की हमें रेलेवेंट कॉस्टिंग 100 लीटर की नहीं करनी, हमें 50 लीटर की रेलेवेंट कॉस्टिंग करनी है। क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे जो करीम वाला कॉन्ट्रैक्ट है उस पर कितने लीटर चाहिए? ये 50 लीटर। तो इसका मतलब है कि हमारा ये मटेरियल डेंजरस है, इसके ऊपर डिस्पोजल कॉस्ट लगती है। क्या लगनी है? और अगर हम इसे करीम वाले कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लें, अगर हम इसे करीम वाले कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लें तो फिर हमें डिस्पोजल कॉस्ट में क्या हासिल हो जाएगी? सेविंग। 50 रुपए पर लीटर इंटू 50 लीटर्स,
₹2500 की ये सेविंग इसमें आनी थी, करीम वाले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये सेविंग होगी। समझ आ रही है? यानी आपका मटेरियल ए की कॉस्ट है ₹15,000, मटेरियल बी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 11,000, नहीं सॉरी 11,700, जिसमें 1,700 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और 10,000 जो है वो परचेज कॉस्ट है। सी में 7-8 हज़ार की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। डी में कॉस्ट नहीं है बल्कि उल्टा अवॉइडेबल कॉस्ट है, डिस्पोजल कॉस्ट लगनी थी वो क्या हो गई, सेव हो गई। ठीक है, इसके बाद जी किसी का कोई सवाल हो इसमें? इसके बाद लेबर, ग्रेड 1 की लेबर के 1,000 घंटे चाहिए, 1,000 घंटे चाहिए और 1,000 में से 400 घंटे स्पेयर हैं। तो बाकी 600 घंटे के मुतल्लिक कुछ भी नहीं कहा हुआ, तो वो फिर आप हायरिंग एज्यूम कर लेते हैं और हायरिंग का रेट भी 10 रुपये एज्यूम करेंगे। ये 400 घंटे की रेलेवेंट कॉस्ट जीरो होगी, ये बाकी 600 घंटे की रेलेवेंट कॉस्ट हायरिंग 6,000 होगी। बताया तो कोई नहीं हायरिंग, लेकिन आपको एज्यूम करना पड़ता है जब कुछ भी ना दिया हो तो, कुछ भी ना दिया हो। अगर यहाँ ओवर टाइम दिया होता तो फिर मैं नहीं एज्यूम करता, अगर ओवर टाइम दिया होता, डाइवर्ट दिया होता, फिर मैंने अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम यहाँ पे, क्योंकि कुछ बताया ही नहीं 600 घंटे का। तो ये याद रखें, अगर वर्कर के पास टाइम शाइम नहीं बचा तो फिर आप एज्यूम अगर करेंगे तो क्या एज्यूम करेंगे, हायरिंग एज्यूम की है मैंने। इस पे बच्चे एतराज करते सर कहा तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, कुछ भी ना कहो फिर एज्यूम करेंगे, अगर ओवर टाइम या डाइवर्ट कहो फिर एज्यूम नहीं करते। ग्रेड 2 की लेबर क्या है, ग्रेड 2 की लेबर के कितने घंटे चाहिए, 1,000 घंटे चाहिए। और अली का एग्रीमेंट है कि लेबर अगर फारिग हो तो फारिग टाइम में लेबर को कितने % दे देते हैं ये, और नॉर्मल रेट 20 रुपए है। लेबर के पास इस वक्त 600 घंटे स्पेयर हैं, 1,000 घंटे चाहिए, उसमें से लेबर के पास 600 घंटे स्पेयर है जो यूज होंगे स्पेयर, और बाकी 400 घंटों की आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ हायरिंग बताया हुआ है। ये 400 घंटे 25 रुपए पे हायर होंगे और ये 600 घंटे की रेलेवेंट कॉस्ट किसने किस हिसाब से लेंगे, 20 रुपए का 40% तो हम फारिग टाइम में दे चुके होंगे। अब रिमेनिंग 60% देना है बेटा, 40 नहीं। जो आप 40% होता है वो फारिग टाइम में दे चुके हुए पहले से। अब जब ये लेबर जो फारिग थी, जब ये करीम वाले कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगी तो रिमेनिंग 60% देना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये 7,200 और ये, तो टोटल आ जाएगा 17,200। ये 40% जिसने लिया वो गलत है, 40% तो फारिग टाइम में दे चुकी होती है कंपनी, रिमेनिंग 60% रेलेवेंट होता है। ये पार्शियल रेट वाला केस था जी। ग्रेड 3 के कितने घंटे चाहिए, नहीं, जब वो फारिग थे तो 40% दे चुके हैं। अब वो जब स्पेशल ऑर्डर पे काम करेंगे तो वो फारिग नहीं रहेंगे बेटा, इस वजह से आपको उनको रिमेनिंग पैसे भी देने पड़ेंगे। जब तक तो वो फारिग बैठे रहते थे तो हम 40% देते रहते थे। जिस महीने में वो फारिग या हफ्ते में फारिग ना रहे उस महीने में 40 भी देना है और रिमेनिंग 60 भी देना है। वो जो रिमेनिंग 60 देना पड़ा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से देना पड़ रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ने उनको फारिग नहीं रहने देना जी। 7वां पॉइंट किसी ने किया हो? ओ 7वां मतलब ग्रेड 3 की लेबर 2,000 घंटे चाहिए, कितने घंटे चाहिए, तो इसका क्या करेंगे,
वो कहता है ग्रेड 3 में 50 वर्कर हैं और वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है, उनके पास फारिग टाइम कितना है? कितना फारिग टाइम है? बाकी जितने भी घंटे हैं उनके लिए हम उन्हें टाइम एंड हाफ देंगे। टाइम एंड हाफ का मतलब ये ओवर टाइम है, ठीक है। नॉर्मल रेट 15 है। ऑल्टरनेटिवली अगर आप ओवर टाइम नहीं देना चाह रहे तो नए बंदे आप मार्केट से कितने रेट पे हायर कर सकते हैं? 24। तो 2000 घंटों में से 1500 घंटे तो हम स्पेयर टाइम में से यूज करेंगे। और इसकी रेलेवेंट कॉस्ट कितनी होगी? 0। बाकी 500 घंटे के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन क्या है? ओवर टाइम। दूसरी ऑप्शन क्या है? मार्केट हायरिंग। हायरिंग 24 रुपए पर आवर पे है, ओवर टाइम में 15 रुपए पर आवर जमा हाफ, 22.5। मेरा ख्याल है हमारे लिए 22.5 बारे में है। 22.5 इंटू 500 घंटे जी। हाँ, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट आ जाएगी 11,250। ऐसे ही है। ग्रेड 4 की लेबर जो है उसके लिए हमें चाहिए 500 घंटे। तो कोई बता सके ग्रेड 4 में क्या करना है? ग्रेड 4 में क्या रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी, बताएं जरा। 500 घंटे चाहिए। जी, नहीं पता। हाँ जी, 500 घंटे चाहिए। अब इसमें आपको दो ऑप्शंस हैं, या तो उन्हें डाइवर्ट कर लें। डाइवर्ट करने के केस में बेसिक पे प्लस कंट्रीब्यूशन पर आवर, तो 12 रुपए पर आवर बनता है ये। और नए उसने हायरिंग का है, हायरिंग भी कर सकते हैं, वो 16 रुपए पर आवर पे हायर हो सकते हैं। तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर पे करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये 6000 रेलेवेंट कॉस्ट होगी। ऐसे ही है। ग्रेड 5 के केस में कितने घंटे चाहिए? ग्रेड 5 की लेबर के 800 घंटे चाहिए। ग्रेड 5 की लेबर के 800 घंटे चाहिए। तो वो कहता है इन वर्कर को नॉर्मल रेट 5 रुपए दिया जाता है, इनके 1000 घंटे स्पेयर हैं, ठीक है। ग्रेड 5 के वर्कर किसी ग्रेड 6 के वर्कर की जगह काम कर रहे हैं और पैसे भी पूरे ले रहे हैं। ग्रेड 5 वाले वर्कर फारिग हैं और फारिग टाइम में किसकी जगह काम कर रहे हैं? अगर मिस्टर अली जो है वो करीम वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ग्रेड 5 के लेबर जो हैं उनको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे वापस ले आएंगे और खाली वैकेंसी को फिल करने के लिए नए ग्रेड 6 के वर्कर रखे जाएंगे मार्केट से। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है? ग्रेड 5 के वर्कर ग्रेड 6 की जगह काम कर रहे हैं। जब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे ये आएंगे तो ये वहां नहीं जा पाएंगे, जिस वजह से नए ग्रेड 6 के वर्कर मार्केट से, तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ग्रेड 6 के वर्कर हायर किए जा रहे हैं मार्केट से किस रेट पर? तो अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रेलेवेंट कॉस्ट हमारे इदारे को एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 800 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए पर आवर
या 800 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपए, बताओ इनमें से कोई एक सही है। 5 रुपए क्यों नहीं कर रहे? वो तो नहीं, ज्यादा नहीं, 5 रुपए तो वो पहले ले रहे हैं पूरे। ग्रेड 5 के वर्कर तो पहले पैसे पूरे ले रहे हैं। असल में ग्रेड 5 के वर्कर जब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे तो जितनी इंक्रीमेंटल पेमेंट करनी पड़ेगी ग्रेड 6 के नए बंदे रखने की, वो रेलेवेंट है। ये रेलेवेंट कॉस्ट है, ये रेलेवेंट ही नहीं है भाई, ये पहले पैसे दे रहे हैं। 800 घंटे इंटू 4 रुपए, 3200 रेलेवेंट कॉस्ट है। अब ये कई बच्चों का गलत होगा ये पॉइंट। हाँ जी। अब आपने अपने टेस्ट अपने पास रखना, जरा देखना बाद में कि आपने क्या किया है। ओवरहेड तो सारे रेलेवेंट होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं जी? हाँ जी, 7 रुपीज पर लेबर आवर के वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, तो ये तो सारे रेलेवेंट होंगे। और लेबर आवर टोटल 5300 लिखे हुए शायद, मेरा ख्याल है ऊपर 5300 ही बनते हैं। ये सारे लेबर आवर जमा करके 1000, 2000, 2500, ये 5300। इसमें से वेरिएबल वाले रेलेवेंट होंगे, फिक्स वाले रेलेवेंट क्यों नहीं होते? मैंने ये कहा था कि वो जो फिक्स वाले होते हैं ना, 5 रुपए पर आवर, ये बिजनेस के एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट से निकले होते हैं, ये रेलेवेंट नहीं होते। एडिशनल फिक्स कितने हैं? वो कहता है जी 5000 रुपए का रेंट देना पड़ेगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और 2000 रुपए का स्पेशल मशीन का को किराया श्राय देना पड़ेगा। ये जमा कर लेंगे, ये ओवरहेड्स है। 37,100, 5000 का रेंट, और ये स्पेशल मशीन के किराया जो भी आता है। उसके बाद जी नहीं, वो जो जो भी चेंज ना आए वो रेलेवेंट नहीं ना होती बेटा। जितनी क्वांटिटी हमें अपने स्पेशल ऑर्डर पे चाहिए हम उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, वो चेंज होगी। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो 11th पॉइंट है, 11 ये, इसमें ये मिस्टर अली के टाइम की कॉस्ट और अदर एक्सपेंस, इससे रिलेटेड नोट दिया हुआ है नीचे। मिस्टर अली ने 10 घंटे लगाए थे अपने टाइम में से, और वो समझता है कि मेरे टाइम की कॉस्ट 100 रुपए पर आवर बनती है। तो ऑनर अपने टाइम की कॉस्ट काउंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो कोई कैश आउटफ्लो नहीं है। अपने टाइम की कॉस्ट वो काउंट तब करेगा जब वो कहीं पे और काम करके कोई कंट्रीब्यूशन कमा सकता था। अदरवाइज ये अपने टाइम की कॉस्ट करेगा, वैसे भी उसने घंटे लगा दिए हुए, स्पेंट हैं। तो ये इस लॉजिक से भी क्या है, संक कॉस्ट बनेगी। एक तो संक है, दूसरा ऑनर अपने टाइम की कॉस्ट काउंट नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसे नोशनल कॉस्ट कहेंगे। हाँ, अपने टाइम की कॉस्ट वो कब काउंट कर सकता है? जब वो कहीं और से कोई कंट्रीब्यूशन कमा सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने की वजह से कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस हो रहा है, देन फिर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आ सकती है। अदरवाइज अपने टाइम की कॉस्ट नोशनल कॉस्ट होती है, नहीं लेनी। ये काफी बच्चे ले जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस में उसने ट्रेवलिंग का खर्चा किया है, तो ये भी स्पेंट है, ये भी पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। ये दोनों खर्चे संक थे, नहीं लेने थे। दोनों में पास्ट टेंस लिखा हुआ है, स्पेंड, स्पेंड, विल भी नहीं लिखा हुआ, वुड भी नहीं लिखा हुआ, फ्यूचर टेंस में नहीं है ये दोनों।
तो पास्ट होने की वजह से ये दोनों कॉस्ट संक है, इसको छोड़ देना है। अगर किसी बच्चे ने लिख दिया है तो गलत है। उसके बाद मैंने क्या मांगा था रिक्वायरमेंट में, मैंने कहा था लोएस्ट टेंडर प्राइस बताएं, लोएस्ट प्राइस या लोएस्ट टेंडर प्राइस। तो ये लोएस्ट टेंडर प्राइस या मिनिमम प्राइस में प्रॉफिट ऐड नहीं करते। क्या ऐड नहीं करते? तो जिस बच्चे ने प्रॉफिट ऐड कर दिया है वो गलत किया है। ये वाली फिगर ऐड की है या कोई भी प्रॉफिट की फिगर ऐड की है बेटा, वो गलत है, इनकरेक्ट है। क्या है? क्यों? क्योंकि लोएस्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस, लोएस्ट टेंडर प्राइस का मतलब सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है, प्रॉफिट एलिमेंट उसमें ऐड। अगर मैं यहाँ पे कह देता लोएस्ट की जगह कह देता टेंडर प्राइस खाली, टेंडर प्राइस, बिड प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लोएस्ट का लफ्ज ना लिखता, तो फिर इसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब भी मैं कह दूं लोएस्ट बिड प्राइस, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो इन अल्फाज का मतलब होता है कि आपने प्रॉफिट ऐड नहीं करना, इनके लिए प्रॉफिट इग्नोर होगा, सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट लेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग अप्रोच रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्रोच को कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग अप्रोच किसको बोलते हैं? रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्रोच को ही बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग अप्रोच। ठीक है। ले, किसी का कोई सवाल हो? ये बड़ा आसान सवाल था, बस था बड़ा लंबा चौड़ा, इंग्लिश बहुत लिखी हुई थी। हालांकि सवाल में कोई नया पॉइंट नहीं था, सारे पुराने रूल्स ही थे जो आपने पढ़े हुए हैं। ये मिड टर्म का ये सवाल पास होने के लिए दिया था। पता नहीं अब कितने नंबर का सवाल था, मेरे हिसाब से 12 नंबर का सवाल था। तो 12 में से 8 से 9 नंबर बड़े आराम से आ सकते थे। अब पता नहीं अब आपके कितने आएंगे जो आपने किया है। जी, किसी ने कुछ पूछना हो इसमें? कोई नहीं है? किया ही नहीं मेरा ख्याल है। किया है? अच्छा, आगे चलते हैं। आज हमने करना है प्रोसेस कॉस्टिंग में, हाँ हमने कहा था प्रोसेस कॉस्टिंग का जो टॉपिक है उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो कैटेगरी 1 लिखें जी, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस। अब ये जो मैं रूल लिखवाऊंगा ये नोट्स में लिखा नहीं हुआ, जानबूझ के छोड़ा है, तो ये आपको रूल याद रखना है जी। बेटा ये मैं ड्राइव पे अपलोड हो जाता है रोज, वहां पे ग्रुप में शेयर नहीं होगा, ड्राइव पे अपलोड हो जाता है बेटा, आप गूगल ड्राइव से जाके डाउनलोड कर लें। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस का जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको कहा था कि दो तरह के लॉस होते हैं। कितनी तरह के लॉस होते हैं? दो तरह के। एक को कहते हैं नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और दूसरा कौन सा है? एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं। नॉर्मल लॉस को, ये उसका दूसरा नाम है, नॉर्मल लॉस को एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं।
नॉर्मल लॉस को एक्सपेक्टेड लॉस भी कहते हैं, इसी को एस्टिमेटेड लॉस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन से पहले ही एस्टिमेट कर लिया जाता है कि इतना लॉस होना ही होना है। ठीक है, इसको एस्टिमेटेड लॉस भी कहते हैं। और ये प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले ही पता होता है कि होना है। एबनॉर्मल लॉस को एक्स्ट्रा लॉस कहते हैं, नॉर्मल लॉस से इजाफी जितना है। एक्सेस लॉस भी कहते हैं, ड्यू टू नेग्लिजेंस। एडिशनल लॉस भी कहते हैं। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस को एक्स्ट्रा लॉस भी कहते हैं, एक्सेस लॉस भी कहते हैं, और एडिशनल लॉस भी कहते हैं। दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क है, ये अब आपको याद करने, नाम भी और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फर्क भी। तो पहला फर्क ये है कि नॉर्मल लॉस को सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ये प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर छुपे हुए अंदाज में रहता है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस को सेपरेट एक्सपेंस शो करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, तो लिख लें, नॉर्मल लॉस इज नॉट recognized या recorded, is not recorded as a separate expense. इसकी कॉस्ट को सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे शो नहीं किया जाता। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ये छुपा होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर छुप जाता है, छुपा होता है, और छुपा ही रहने देते हैं। एबनॉर्मल लॉस को जो है, हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्डेड, abnormal loss is recorded as a separate expense. Abnormal loss is recorded as a separate expense in ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पोर्शन होता है ना, सेल माइनस जीपी के बाद, सेल जीपी के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो पोर्शन होता है उसमें लिखते हैं सेलिंग एडमिन के साथ नीचे। ये कहाँ एक्सपेंस शो किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सेक्शन में। ये शायद आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा हो। एबनॉर्मल लॉस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेपरेटली डिस्क्लोज किया जाता है। उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट में फर्क, नॉर्मल लॉस की वजह से जो आपकी प्रोडक्ट होती है उसकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट will increase due to normal loss. नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? बढ़ जाएगी। एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट, क्योंकि ये सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे शो करना है, तो कॉस्ट पर यूनिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा एबनॉर्मल लॉस का। जी, कॉस्ट पर यूनिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप कॉपी लेके आप भी लिखा करें ताकि वो चीजें रिवाइज हो जाए आपकी। ठीक है, रजिस्टर वो वजह ये बाद में आपके पास आएंगे ये जवान ना पूछने के लिए, तो आप बैठे बैठे आपको नींद आ जाएगी। बेहतर आप भी लिखते रहे स्टूडेंट के तौर पे, हाल तो आपने तो कर लिया हुआ है जी।
बाद में कोई सवाल पूछे तो वहां ग्रुप में जवाब देना आसान है। जी जनाब, एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं होगी। नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये नॉर्मल लॉस प्रोडक्ट का है, फिनिश प्रोडक्ट का। पकड़े जनाब कैलकुलेटर जरा 1 मिनट के लिए सब बच्चे, तमाम जवान कैलकुलेटर पकड़े। हाँ जी, अगर मैं आपसे कहता हूं, अलर्ट रहने जरा, मिसाल के तौर पे हमने करंट मंथ, मंथली डाटा दे रहा हूं, हमने करंट मंथ में 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन की है। कितने की, 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की है और 1000 यूनिट्स ही मुकम्मल हो गए, कोई लॉस वॉस कुछ नहीं है। और उन 1000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में जो हमारी कॉस्ट लगी है वो 18,000 रुपए लगी है। यानी 18,000 रुपए की कॉस्ट है 1000 यूनिट्स को बनाने पे। तो अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट पूछूं तो क्या होगी, 18 रुपए होगी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगली बात है कि कॉस्ट तो 18,000 है, 1000 यूनिट्स की आपने प्रोडक्शन शुरू की, जिसमें से 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया। कितने यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया, 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस है। तो अब आप पता है क्या करेंगे, अब आप 18,000 रुपए की कॉस्ट को 1000 यूनिट्स पे डिवाइड, अब आप उन 18,000 की कॉस्ट को 900 यूनिट्स में तकसीम करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, कॉस्ट पर यूनिट जो पहले 18 निकली थी अब कितनी निकलेगी, 20 रुपए। ये आ गया नॉर्मल लॉस का इंपैक्ट। नॉर्मल लॉस की वजह से क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली बेस है यूनिट्स की, वो बेस को आप क्या करेंगे, कम करेंगे। जब आप बेस कम करेंगे ना, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अभी तक मैंने दो बातें बताई हैं। अगर लॉस ना होता तो 18,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस की वजह से क्या किया हमने, 18,000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स करने की बजाय, अगर 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस है तो हमने 900 पे डिवाइड किया है, जिससे हमारी कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपए पे आ गई। ये 2 रुपए ज्यादा किस वजह से हुई है, नॉर्मल लॉस के इंपैक्ट की वजह से। तीसरी मिसाल, अब तीसरी बात, पकड़े कैलकुलेटर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट 18,000 रुपए है, कितनी है, 1000 यूनिट्स की आपने प्रोडक्शन की, 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया और 100 यूनिट्स का ही एबनॉर्मल लॉस हो गया। 100 यूनिट का क्या हो गया, नॉर्मल, और 100 यूनिट का क्या हो गया, एबनॉर्मल। अब अगर आपने 18,000 रुपए को डिवाइडेड बाय 800 यूनिट किया है तो अब गलत है। 18,000 को 800 से क्यों नहीं डिवाइड करना, क्योंकि नॉर्मल लॉस से तो कॉस्ट पर यूनिट पे इंपैक्ट आना है। एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ाना, समझ आई। 18,000 को डिवाइडेड बाय 800 नहीं करूंगा, 900 ही करूंगा। हालांकि एबनॉर्मल लॉस तो है बेटा, वो जो एबनॉर्मल लॉस है ना, उसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए, वो आएगी 20 रुपए पर यूनिट इंटू 100 यूनिट करके, मेरा ख्याल है 2,000 रुपए बनेगी शायद। वो 2,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखा जाएगा जाके। मेरी बात समझे, 20 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट है, इनटू एबनॉर्मल लॉस के जो 100 यूनिट है उसको सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज करना था, इसीलिए 18,000 डिवाइडेड बाय 800 नहीं करना,
900 क्यों करना है? क्योंकि नॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर यूनिट पे इम्पैक्ट आता है, एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट इजाफा। पता चला है कैसे इजाफा हो रहा है? डिनोमिनेटर को कम करके। और डिनोमिनेटर सिर्फ किसकी वजह से कम हुआ है? नॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल की वजह से नहीं। कोई भी एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल कोई भी आइटम हो, वो कॉस्ट पर यूनिट पे इम्पैक्ट नहीं लाती, क्योंकि एबनॉर्मल कभी होगी कभी नहीं होगी, नॉर्मल हर दफा होगी, नॉर्मल लॉस। जी बेटा, कोई सवाल हो आपका? क्या मेरी बात समझ आई? मैंने 3 दफा कैलकुलेशन कराई है, पहली दफा कोई लॉस नहीं, 18,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट, तो विदाउट लॉसेस मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? 18। दूसरी दफा 18,000, अगर 100 यूनिट का नॉर्मल लॉस आ जाए तो हमने क्या कहा था? 18,000 डिवाइडेड बाय 900, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 20 रुपए। तीसरा केस, 1000 यूनिट में से 100 का नॉर्मल लॉस है, 100 का एबनॉर्मल लॉस है 100 यूनिट का। तो अब आपने 18,000 को डिवाइडेड बाय 800, 18,000 डिवाइडेड बाय 800 नहीं करना, आपने 18,000 डिवाइडेड बाय 900 ही करना है। नहीं बात समझ आ रही? ठीक कहते हो? अच्छा, इसके बाद तीसरी बात, तीसरी और आखिरी, फिर तो बस मैंने फॉर्मेट बताना है आज। अच्छा, हर कैटेगरी में मैं फॉर्मेट बताऊंगा, फिर उसी के मुताबिक सवाल छापने होते हैं। तो फॉर्मेट मैं बताऊंगा और मैं ज्यूम फिगर से बताऊंगा। तो तीसरी बात है कि अगर लॉस वाले यूनिट आप कबाड़िए को बेच दें, स्क्रैप हो सके, तो उसके स्क्रैप का क्या ट्रीटमेंट है? तो स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स विल रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट। नॉर्मल लॉस के स्क्रैप की वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी? कम होगी। क्योंकि नॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट पे इंपैक्ट लाता है, तो उसकी स्क्रैप का भी इंपैक्ट किस पे आएगा? कॉस्ट पर यूनिट पे। ये कैसे करना है मैं बताता हूं अभी आपको, इसी तरह कैलकुलेटर की मदद से। और एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट का जो स्क्रैप है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जब आप लॉस को लिखने लगेंगे ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, तब उसमें से स्क्रैप नेट ऑफ कर देना है। जी, अदर इनकम भी लिख सकते हैं लेकिन मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से नेट ऑफ कर लेता हूं। क्या मतलब है? देखिए, मिसाल के तौर पर एबनॉर्मल लॉस पहले समझा देता हूं। मिसाल के तौर पर मेरी कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपए। कितनी कॉस्ट है? और 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है। बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कितने पैसे जाने हैं? 20 रुपए की कॉस्ट पर यूनिट और 100 यूनिट एबनॉर्मल लॉस वाले हैं, तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 2000 लिखना चाहेंगे। और अगर मैं कह दूं नहीं जी, लॉस वाले यूनिट जो हैं वो आपके 5 रुपए पे बिक जाएंगे, 5 रुपए के कबाड़िए को बिक जाएंगे, तो इसका मतलब है 5 रुपए की स्क्रैप है और 100 यूनिट्स के बनेंगे 500 रुपए, 500 बनेंगे ना, एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट का है। तो 2000 के एबनॉर्मल लॉस में से 500 रुपए का लॉस रिकवरेबल है। स्क्रैप का मतलब होता है लॉस की रिकवरी हो सकती है। तो फिर पीएलएस को जो चार्ज होगा
वो इररिकवरेबल पोर्शन होगा। मानते हैं, काउंटिंग पड़ी हुई है ना। तो एबनॉर्मल लॉस की टोटल कॉस्ट थी 2000। रिकवरेबल लॉस थ्रू स्क्रैप है, मेरी मिसाल में अगर 5 रुपए हो तो 500 रुपए। बाकी 1500 रुपए का जो लॉस है वो एक्चुअली एक्सपेंस आउट होगा। समझ आ रही है? एबनॉर्मल लॉस को जब मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखने लगूंगा तो पूरा 2000 नहीं लिखूंगा, उसमें से जितना स्क्रैप के थ्रू रिकवरेबल लॉस है वो माइनस करके इररिकवरेबल पोर्शन ऑफ द लॉस को मैं एक्सपेंस आउट करूंगा। तो मेरी मिसाल में मेरी अगर कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट है और मेरे 100 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस है, तो इसका मतलब है टोटल लॉस बना 2000 रुपए का। इसमें से अगर 5 रुपए का स्क्रैप हो तो 500 रुपया रिकवरेबल होगा और बाकी 1500 रुपए अब ये एक्सपेंस आउट किया जाएगा। ये 2000 एक्सपेंस आउट जो बच्चा करेगा वो गलत है। 2000 में से 500 इज द रिकवरेबल लॉस। जितना भी रिकवरेबल होता है ना लॉस, वो कभी एक्सपेंस आउट नहीं किया जाता। रिकवरेबल पार्ट 500 है लॉस का, बाकी नॉन रिकवरेबल ये एक्सपेंस आउट होगा। कहां पे एक्सपेंस आउट होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। जब मैं एक्सपेंस लिखने लगूंगा तो मैं एबनॉर्मल लॉस 2000 का रिकॉर्ड अंदर में 2000 लिख के -500 स्क्रैप करके रिमेनिंग बाहर कितना लेके जाऊंगा? 1500 रुपए का एक्सपेंस। नहीं समझ आ रही? क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस का कैसे ट्रीटमेंट होगा? आप 18,000 रुपए की कॉस्ट को 900 यूनिट पे तकसीम कर रहे थे। 18,000 की प्रोडक्शन कॉस्ट को किस पे तकसीम कर रहे थे? 900 पे, और पर यूनिट कॉस्ट 20 रुपए आ रही थी। तो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट का भी स्क्रैप अगर 5 रुपए पर यूनिट हो तो 100 यूनिट का स्क्रैप बनता है 500 रुपए। वो कहां से एडजस्ट होगा? वो आप 18,000 रुपए की कॉस्ट को अब 900 पे तकसीम नहीं करेंगे। 18,000 की कॉस्ट के अंदर लॉस की भी कॉस्ट शामिल है। उसमें से 500 रुपए का माइनस करके जो 17,500 बचेगी ना कॉस्ट, उसको अब 900 पे तकसीम करेंगे, 900 यूनिट। यानी अब आप कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? 18,000 -500 रुपए रिकवरी ऑफ द नॉर्मल लॉस की स्क्रैप। तो बाकी जो कॉस्ट बची 17,500। 17,500 को 900 यूनिट पे डिवाइड करेंगे, जो भी आता है। 18 पॉइंट, हाँ, वो जो 20 रुपए कॉस्ट आने आ रही थी अब कितनी आ रही है? होगी ना कम थोड़ी सी। ऐसे में वैसे पहले वैसे नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होता है। मैंने वैसे गलत किया, ये 20 रुपए से नहीं आना था। नॉर्मल लॉस का पहले इम्पैक्ट होता है, फिर नॉर्मल का इम्पैक्ट होता है। तो अगर मैं नॉर्मल लॉस का देखूं तो मेरी कॉस्ट 18,000 थी, डिवाइडेड बाय 900 यूनिट करके 20 रुपए था। ये तो तब था जब स्क्रैप नहीं था। अब जब स्क्रैप आ जाएगा, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप माइनस करूंगा तो 19 इशारिया क्या बचता है? 4। ये 19.4 अब इधर इस्तेमाल होना था असल में। 20 इस्तेमाल नहीं होना। ये ऐसे होना। 20 तो तब था जब स्क्रैप नहीं था। क्या कहते हो? समझ आई? यानी जो कॉस्ट पर यूनिट आएगी ना वो ही आगे चलेगी अब नॉर्मल लॉस के लिए।
20 वाली नहीं, वो मैंने चलो पहले वो बता दिया था वो, लेकिन वो गलत था। 20 क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अब जो असल कॉस्ट पर यूनिट है वो 20 नहीं है। ये 20 से 19 पे क्यों आ गई? स्क्रैप की वजह से मेरा कुछ नॉर्मल लॉस भी रिकवर हो गया। ले जी, अब ये जो मैंने 3 डिफरेंसेस बताए, इसकी वजह से फिर आपका ये फॉर्मूला बनेगा, लिखें। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये कॉस्ट पर यूनिट की लाजमी वर्किंग शो करनी होती है इसमें। ये फॉर्मूला कैटेगरी 1 के लिए सिर्फ, अगली कैटेगरी में फॉर्मूला चेंज होगा कॉस्ट पर यूनिट का। 18,000 रुपए के अंदर मटेरियल लेबर एफर्ट शामिल है, इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट। टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट। इसमें से जो ये 500 रुपए लेस हो रहा है, ये क्या चीज है? स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है। नीचे जो ये 900 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? टोटल इनपुट 1000 यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, माइनस इसमें से नॉर्मल लॉस वाले करने हैं, बाकी अब नॉर्मल वाले नहीं। 900 पे पता है अब कैसे आए थे? 1000 माइनस 100 करके। तो मैंने आल्दो वे डायरेक्ट 900 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं ऐसे ही लिखूंगा, इनपुट यूनिट्स जितनी प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। क्या चीज? हाँ, इसको एक्सपेक्टेड आउटपुट भी कह सकते हैं, इसी को एक्सपेक्टेड आउटपुट भी कह सकते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट या एस्टिमेटेड आउटपुट, लेकिन मैं ऐसे ही लिखता हूँ, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इसको आई कैप ये लिखता है, आई कैप की किताब ये लिखती है फॉर्मूले को, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। और नीचे वाली फिगर को वो क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट नहीं, एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड आउटपुट। लेकिन मैं नहीं लिखता ये, मैं वो पूरा लिखता हूँ, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ताकि मुझे पता चल जाए। यानी ऊपर कॉस्ट में से स्क्रैप लेस करना है, नीचे टोटल यूनिट में से नॉर्मल लॉस के यूनिट माइनस करने हैं। दोनों ऊपर ऊपर और नीचे सेम माइनस नजर आ रहा है, नीचे यूनिट माइनस करने, ऊपर रुपए माइनस करने हैं। स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। तो ये आई कैप ये शक्ल लिखता है, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं करता, मुझे ये पसंद नहीं है, ये मैं उड़ाने लगा हूँ। आउटपुट कह सकते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। जी जनाब, चलें जी आगे। अब हमने ये आपको तीनों डिफरेंस याद हो। पहले डिफरेंस का क्या नाम है? सेपरेट एक्सपेंस। नॉर्मल लॉस को सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे शो, लेकिन अब नॉर्मल को करना है। नॉर्मल लॉस से इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट पर यूनिट, दूसरी हेडिंग क्या बनेगी? इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट पर यूनिट, सीपीयू। कॉस्ट पर यूनिट को सीपीयू कहूंगा मैं इस चैप्टर में। नॉर्मल लॉस का कॉस्ट पर यूनिट को बढ़ाने की वजह बनता है, लेकिन जो नॉर्मल लॉस है वो कॉस्ट पर यूनिट पे कोई इम्पैक्ट। स्क्रैप वैल्यू का क्या इम्पैक्ट है? नॉर्मल लॉस का स्क्रैप कॉस्ट पर यूनिट को कम करेगा, और एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप कॉस्ट पर यूनिट पे तो नहीं इफेक्ट लाता, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके बाकी जो लॉस का पोर्शन है वो शो करना है हमने। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? पेपर में आपको आएगा प्रोसेस अकाउंट बनाओ। क्या बनाओ? तो मैं सारे टॉपिक को समझाने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 2 डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्ट बनती है। कितने डिपार्टमेंट्स में? पहले डिपार्टमेंट को मैं कहूंगा प्रोसेस 1, और दूसरे डिपार्टमेंट को मैं कहूंगा, जिसको प्रोसेस 2 बनाना आ गया, 3 भी वैसे ही बनना है, 4 भी बनना है, 5 भी वैसे ही बनना है। तो मैं सिर्फ 2 प्रोसेस फॉर्मेटिंग समझाते हुए लूंगा, और इस फॉर्मेट में सारा डाटा एज्यूम्ड होगा। सारा डाटा क्या होगा? बनाएं जी फॉर्मेट मेरे साथ साथ। और नोट्स में विदाउट फिगर्स है, यहाँ हम विद फिगर फॉर्मेट बना रहे हैं, तो इसीलिए नोट्स अभी छोड़ दें।
मैं आज फॉर्मेट बनाऊंगा, बाकी इसके सवाल आप छाप के आने हैं, तो 4 सवाल आपने घर से करके आने हैं, और चारों में फॉर्मेट में सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना है, बाकी कोई लॉस का अकाउंट नहीं बनाना। वो कल बताऊंगा, एंट्रीज भी बताऊंगा कल आपको, ठीक है। तो लिखें जी प्रोसेस 1 अकाउंट, मेरे साथ साथ बनाते जाएं। प्रोसेस 1 अकाउंट, नोट्स अभी छोड़ दें, नोट्स में नहीं है ये सारा, एज्यूम डेटा मैं लिखूंगा। आपको पता है लेजर अकाउंट में 2 साइड होती है, डेबिट साइड और, तो डेबिट साइड पे मैं 2 कॉलम बनाऊंगा, एक कॉलम यूनिट्स का, वैसे तो रुपीस का मेन कॉलम होता है, लेकिन हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट्स का कॉलम भी बनाते हैं, तो यूनिट्स और रुपीस। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी 2 कॉलम बनाएंगे, यूनिट्स और रुपीस। डेबिट साइड को कहते हैं इनपुट साइड, क्या कहते हैं, इनपुट्स की साइड, और क्रेडिट साइड को कहते हैं आउटपुट साइड, उसी का ब्रेकअप होता है वो, डेबिट साइड का ही क्या होता है, ब्रेकअप। तो लिखें जी इनपुट्स और अंडरलाइन करें, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट चाहिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए, और एफओएच एब्जॉर्ब चाहिए, एक्चुअल नहीं एब्जॉर्ब लिखेंगे रेट की मदद से। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और मिसाल के तौर पर 50,000 का डायरेक्ट मटेरियल है, 30,000 की डायरेक्ट लेबर है, और 25,000 रुपए के एफओएच एब्जॉर्ब है। ये क्वेश्चन में दिए होंगे, मैं तो एज्यूम डाटा लिख रहा हूँ, आपने उठा के इनको डेबिट साइड पे कॉपी कर देना है। अच्छा, उसके बाद ये जो यूनिट्स वाला कॉलम है, इसमें आपने लिखना है कि आपने कितने फिनिश प्रोडक्ट के यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की, लेकिन वो तीनों के सामने नहीं लिखना, हम मटेरियल के सामने लिखेंगे। किसके सामने लिखेंगे, यानी 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की है, इन्हीं 10,000 यूनिट पे मटेरियल लगाया है, इन्हीं 10,000 यूनिट पे लेबर लगाई है, और इन्हीं 10,000 यूनिट पे, ये मटेरियल के यूनिट नहीं है, ये प्रोडक्ट के यूनिट है, लेकिन प्रोडक्ट के यूनिट्स पे मटेरियल लगा है। मटेरियल के सामने क्यों लिखते हैं, क्योंकि मटेरियल एक फिजिकल चीज होती है। आप इनमें से किसी के सामने भी लिख सकते हैं, लेकिन कल्चर एक पाया जाता है कि मटेरियल के सामने फिनिश प्रोडक्ट के यूनिट लिखने हैं। अब इसको पढ़ते कैसे हैं कि इस अकाउंटिंग पीरियड में इदारे ने 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की, और उन 10,000 यूनिट की प्रोडक्ट को स्टार्ट करने पर मटेरियल कितना लगाया, 50,000 रुपए का मटेरियल लगाया, 30,000 रुपए की लेबर कॉस्ट लगाई, ये इनपुट है, और एफओएच कितने लगाए, तो 1-2 लाइनें छोड़कर नीचे टोटल कर लें, तो 10,000 यूनिट्स, और ये टोटल आ जाएगा 1,05,000। अब क्रेडिट साइड पे पहले यूनिट्स का ब्रेकअप लिखेंगे, पहले किस चीज का ब्रेकअप लिखेंगे कि ये 10,000 यूनिट्स का ब्रेकअप क्या है। तो सबसे पहले नॉर्मल लॉस लिखेंगे कि जो हमारा एस्टिमेटेड रेट है, ये हमें वैसे प्रोडक्शन से पहले ही पता होता है कि कितना नॉर्मल लॉस होना है,
मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो 10% ऑफ इनपुट का होगा क्वेश्चन में। कितने परसेंट ऑफ इनपुट? यानी आपने जो प्रोडक्शन स्टार्ट की थी 10,000 यूनिट्स की, इनपुट्स 10,000 का 10% करें, 10,000 यूनिट्स का 10% करें तो यूनिट्स का ब्रेकअप 10,000 का 10% करें तो 1,000 आता है, 100 नहीं आता। यानी 10,000 में से 1,000 यूनिट का नॉर्मल लॉस होना ही होना था, हमारी एस्टिमेशन थी। अच्छा, उसके बाद एक्चुअल आउटपुट जो आपने चीजें कंप्लीट की वो हुई 8,500 यूनिट। फिलहाल रुपीस वाले कॉलम छोड़ दें ब्लैंक। फिलहाल 8,000 यूनिट्स की आपकी प्रोडक्ट बन गई मुकम्मल। 10,000 यूनिट्स में से 1,000 का नॉर्मल लॉस, 10,000 में से जो कंप्लीट होगी गुड्स 8,500, बाकी 500 यूनिट्स का फर्क है। टोटल 10,000, टोटल 10,000 का ब्रेकअप था। तो अगर 10,000 में से 1,000 का एस्टिमेटेड लॉस है, 8,500 की आउटपुट है, तो बाकी फिर 500 का अगर फर्क आ जाए ना क्रेडिट साइड पे, तो इसका मतलब होता है कि आपकी एस्टिमेशन से ज्यादा लॉस हुआ है, एक्स्ट्रा लॉस हुआ है कुछ, तभी ये डिफरेंस आ रहा है इधर। और वो जो एक्स्ट्रा लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ जाए तो इसका मतलब है कि आपकी एस्टिमेशन से ज्यादा लॉस हुआ है। एस्टिमेशन कितनी थी लॉस की? तो असल में इस इदारे का जो एक्चुअल लॉस हुआ है ना वो 1,500 यूनिट का हुआ है, 1,000 का एस्टिमेशन के मुताबिक, और एस्टिमेशन से इजाफी लॉस कितना हुआ है। अगर आपसे को पूछे ना एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, तो 1,500 यूनिट का हुआ है, लेकिन लिखना 1,500 इकट्ठा नहीं है, लिखना अलग-अलग है। नॉर्मल लॉस का अलग ट्रीटमेंट है, एबनॉर्मल लॉस का अलग है, इसीलिए दोनों लॉसेस को अलग-अलग लिखना है। तो हुआ ये है कि 10,000 यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की, उसमें से 8,500 यूनिट तो सही बन गए, 1,500 यूनिट एक्चुअली क्या हुए हैं, लॉस हो गए। लेकिन अकाउंटिंग मकसद के लिए 1,500 यूनिट्स का ब्रेकअप शो करना है। 1,000 नॉर्मल लॉस थे और ऊपर वाले 500 यूनिट जो हैं वो एबनॉर्मल लॉस है। जो बच्चा यहाँ 1,500 इकट्ठे लिख देगा वो गलत है, नंबर कट जाएंगे उसके। ऐसा क्यों करना है, इकट्ठा क्यों नहीं लिखना? क्योंकि नॉर्मल लॉस को एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करना और एबनॉर्मल लॉस को एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, समझ आती है बात आपको? अच्छा, अब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, वर्किंग करेंगे यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट की। क्या करेंगे वर्किंग? तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था कॉस्ट पर यूनिट का, ये ऊपर लिखा हुआ, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। स्क्रैप ऑफ नीचे इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। हाँ जी, इनपुट यूनिट्स माइनस, अब आप जरा लिखना छोड़ दें फिलहाल क्योंकि मैंने बाद में कटिंग करनी है, फिर जो मैं कटिंग के बाद लिखूंगा ना आप वो लिख लेना शेप।
मुझे बताएं टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट डेबिट साइड से मिलेगी क्रेडिट साइड से? डेबिट साइड को इनपुट साइड कहते हैं। तो ये जो 1,05,000 रुपए है ना, ये टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। कितनी है जी? 1,05,000। ये लिख लिया। इनपुट यूनिट्स कितने हैं? ये भी डेबिट साइड से मिलेंगे। माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने हैं? ये मैंने आपको स्क्रैप नहीं बताया अभी कहीं पे भी जब मैं ये डाटा है, तो स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस नहीं बताया, तो ये 0 है। 0 का मतलब है इधर डैश आएगा। इस 1,05,000 में से इसने माइनस होना था, लेकिन वो नहीं है। डेबिट में से क्रेडिट करके चीज माइनस करते हैं ना। आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, दो डेबिट फिगर्स ऐड होती हैं, दो क्रेडिट फिगर्स हो वो भी आपस में क्या होती हैं? डेबिट और क्रेडिट, वो माइनस। तो ये 1,05,000 में से स्क्रैप को मैंने माइनस करना है। क्या करना है? तो यहाँ पे जो नॉर्मल लॉस है वो कॉस्ट पे नहीं आता, वो किस पे आता है? एट किस वैल्यू पे आता है? स्क्रैप वैल्यू पे, ताकि वो इसमें से माइनस होके रिमेनिंग कॉस्ट को हम इनमें एलोकेट करें। एक्चुअली ये 1,05,000 इन दोनों में आना है डिवाइड होके। नॉर्मल लॉस वाले यूनिट को ये कॉस्ट असाइन नहीं होनी। इस 1,05,000 की तकसीम किन दो में जानी है? आउटपुट में। और अब नॉर्मल लॉस में इसके हिस्से में कॉस्ट नहीं आनी, इसमें स्क्रैप आ सकता है ताकि वो इसमें से एडजस्ट हो सके। तो मैंने स्क्रैप, मुझे बताओ कि 1,05,000 रुपए को जब आप 9,000 यूनिट्स पे डिवाइड करोगे तो कितनी कॉस्ट पर यूनिट आएगी? 11.6667। मैं 4 डेसिमल्स तक लिखूंगा। अभी आपने कॉपी नहीं करना क्योंकि मैंने मिटा देना है, मैं अभी स्क्रैप दूंगा। अगर स्क्रैप ना हो तो कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा निकल आई। अब ये 11.667 से मैं क्रेडिट साइड को फिल करूंगा, नॉर्मल लॉस को नहीं फिल करना, वो सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे नहीं आना। अगर आपसे कहूँ जरा निकालो कैलकुलेटर पे, तो ये 11.6667 इंटू 8500 यूनिट्स, और एबनॉर्मल लॉस भी ऐसे ही 11.6667 इंटू 500 यूनिट्स। जरा मुझे बताइएगा ये क्या आता है? यानी एक्चुअल आउटपुट को भी कॉस्ट पर यूनिट पे लिखना है, एबनॉर्मल लॉस को भी कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से लिखना है जी। और ये इसका मतलब क्या हुआ? हमारी टोटल कॉस्ट 1,05,000 है, उसमें से 99,000 की कॉस्ट जो है वो आउटपुट के अंदर पड़ी हुई है, एक्चुअल आउटपुट का पार्ट बनी है। और बाकी कॉस्ट किसका पार्ट बनी है? एबनॉर्मल लॉस का। नॉर्मल लॉस के हिस्से में कॉस्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारा रूल है कि नॉर्मल लॉस को सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करना। बताओ भाई, उसके हिस्से में नहीं ना आई। लेकिन अब स्क्रैप देने लगा हूं, मैं स्क्रैप देने लगा हूं 5 रुपए पर यूनिट। चाहे नॉर्मल लॉस वाले यूनिट हैं चाहे अब नॉर्मल वाले, सारे 5 रुपए पर यूनिट पे स्क्रैप होंगे। कितने रुपए पर यूनिट पे स्क्रैप होंगे?
₹5 पर यूनिट पे स्क्रैप होंगे। तो अगर मैं स्क्रैप वैल्यू दे दूं तो फिर अब आपका यहाँ पे चेंज आ जाना है, यहाँ नीचे। अब पता है स्क्रैप आने की वजह से चेंज क्या आएगा, यहाँ 0 नहीं होगा जी। स्क्रैप कितना दिया है मैंने, स्क्रैप ₹5 पर यूनिट। और यूनिट्स कितने हैं नॉर्मल लॉस के, इसका मतलब है कि 1,05,000 की कॉस्ट थी, उसमें से कुछ हद तक नॉर्मल लॉस की तलाफी हो गई। अब मैं 1,05,000 को डिवाइड नहीं करूंगा, अब मैं 99,000 की कॉस्ट को स्प्रेड करूंगा। मेरा ख्याल है 99 ही बचती है ना। नहीं, फिर आप इसको ₹6 रखें पर यूनिट, ₹6, क्योंकि मैंने दूसरी क्लास में ₹6 लिखा था, ₹6 पर यूनिट लिखने। तो 99,000 जी। अब आपकी कॉस्ट पर यूनिट पहले से देखो कम आई है, पहले थी 11.6667। अब स्क्रैप की वजह से क्या हो गया, कॉस्ट ₹11 पे आ गई है। ऊपर प्रोसेस अकाउंट चेंज होगा, चेंज क्या आएगी, जी। क्योंकि मैंने स्क्रैप लिखी है नॉर्मल लॉस की, और वो स्क्रैप ने इसमें से एडजस्ट होना है। तो जो ₹6,000 की स्क्रैप नहीं आई, वो इसमें से पहले एडजस्ट होगी। बाकी जो कॉस्ट बचेगी 99,000 की, वो इन दोनों में डिवाइड होगी। ये 6,000 यहाँ पे पता है क्यों लिखा है मैंने, ताकि इस 1,05,000 में से वो 6,000 डिडक्ट हो जाए। और ये कॉस्ट नहीं आई, बल्कि ये उसको रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट साइड पे आई है। 1,05,000 की टोटल कॉस्ट है, जिसमें से 6,000 का लॉस रिकवर हो गया। बाकी जो कॉस्ट बची वो 99,000 बची। अब आपने 99,000 का ब्रेकअप करना है। तो 99,000 को जब आप ब्रेकअप करेंगे तो 9,000 यूनिट्स में ब्रेकअप करेंगे, देखें ₹11 के हिसाब से। हाँ जी, 99,000 डिवाइडेड बाय 9,000, 11 के हिसाब से करें तो अब ये फिगर चेंज हो जाएंगी। 93 और इधर ये है। अगर स्क्रैप ना होता तो यहाँ पे मैंने डैश डालना था, ये डैश डाला था ना। और डैश डालने का मतलब क्या था कि कोई कॉस्ट उसको असाइन, अभी भी कॉस्ट असाइन नहीं हुई, ये स्क्रैप पे लिया हमने। नॉर्मल लॉस को हमेशा स्क्रैप वैल्यू पे लिखना है ताकि वो इसमें से माइनस हो सके फॉर्मूले के मुताबिक। नहीं समझ आ रही, आ गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 यूनिट में से 1,000 यूनिट तो कबाड़िए को बिक जाएंगे। कितने के बिकेंगे कबाड़िए को, ₹6,000 के। 10,000 में से 8,500 यूनिट मुकम्मल होके अगले प्रोसेस में चले जाते हैं। इसका ये मतलब है, कहाँ जा रहे हैं ये यूनिट मुकम्मल होके, अगले प्रोसेस 2 में। और ये वाले जो 500 यूनिट है नॉर्मल लॉस वाले, ये
प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के सेक्शन में, और इनकी कितनी कॉस्ट है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस में पूरी 5500 चार्ज नहीं होगी। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने लगूंगा ना, तो इसमें से अगर 6 रुपए का स्क्रैप हो तो मेरा ख्याल है इसमें से रिकवरेबल लॉस कितना होगा, 6 रुपए पर यूनिट इंटू 500, 3000 रुपए का रिकवरेबल लॉस है। तो जो बाकी पीएलएस को चार्ज होगा वो इररिकवरेबल होगा मेरा ख्याल है। वो कितना होना है, मेरा ख्याल है 2500 रुपए का, ये एक्सपेंस आउट होगा। यहां पूरा ही आना है, लेकिन पीएलएस में लिखते हुए नेट ऑफ द स्क्रैप जितना इररिकवरेबल पोर्शन है बच्चों, वो एक्सपेंस आउट होगा। पता नहीं बात समझ आ रही है आपको कि नहीं समझ आ रही। 3000 कैसे निकला, 500 यूनिट का 6 रुपए के स्क्रैप तो सबका सेम होता है, चाहे नॉर्मल लॉस वाले यूनिट है या एबनॉर्मल वाले। कबाड़िया तो सारों को इकट्ठा ही उठा के ले जाएगा ना 6 रुपए पे। कबाड़िए को तो नहीं पता कि ये नॉर्मल वाले हैं कि एबनॉर्मल वाले हैं, कबाड़िया तो सबको 6 रुपए पे ले जाएगा। की कहते हो, कौन सा प्रोसेस बनाया हमने, अब प्रोसेस 2 जल्दी बन जाएगा। प्रोसेस 2 में को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। आ जाए जनाब, प्रोसेस 2 में मैं बनाने लगा हूं, और उसमें भी फिगर सारी एज्यूम्ड है। सिर्फ एक रकम प्रोसेस 1 से आएगी, बाकी सारी रकमें उसकी अपनी हैं। तो प्रोसेस 2 अकाउंट, प्रोसेस 2। जी, तो डेबिट साइड को इनपुट्स की साइड कहते हैं। ये जो एक्चुअल आउटपुट थी प्रोसेस 2 में, ये प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को चीजें बना के भेजेगा, उनके लिए ये एज अ रॉ मटेरियल होगा। प्रोसेस 2 ये 8500 यूनिट जब रिसीव करेगा ना, वो इसको रॉ मटेरियल ही कहेगा, और इस पे उसने काम करना है। वो इसको क्या नाम देगा, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। वो नहीं इसको फिनिश प्रोडक्ट काउंट करेगा, वो कहेगा भाई हमारे हिसाब से तो ये रॉ मटेरियल है, हमने तो अभी इनके ऊपर काम करना है। मसलन प्रोसेस 1 ने कपड़ा काट के प्रोसेस 2 को दे दिया, अब प्रोसेस 2 ने उस कपड़े से स्टिच, तो वो इसको क्या बोलेगा, मटेरियल रिसीव फ्रॉम प्रोसेस, वो इसको रॉ मटेरियल ही समझेगा 8500 यूनिट्स को। और कॉस्ट कितनी थी इनकी, 93,000। प्रोसेस 2 कोई नए यूनिट पे काम नहीं करेगा, इन्हीं 8500 यूनिट पे काम करेगा, तो वो फर्दर मटेरियल कॉस्ट ऐड करेगा, लिखें एडेड, लेबर कॉस्ट ऐड करेगा,
और एफओएच की कॉस्ट एब्जॉर्ब करेगा फर्दर इन्हीं 8,500 यूनिट्स पे। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल 40,000, 30,000 और 30,000। अच्छा, यहाँ कोई क्वांटिटी ऐड नहीं हो रही, नहीं तो कई दफा क्वांटिटी भी ऐड होती है अगर लिक्विड हो तो क्वांटिटी यहाँ डैश डाल दे। इस डैश का मतलब है कोई यूनिट्स में इजाफा नहीं हो रहा। टोटल करें 8,500। हाँ जी, इसका टोटल कॉस्ट का 193500 जी। इसमें से अब ये 8,500 का ब्रेकअप, इसमें से जो हमारी एस्टिमेशन के मुताबिक नॉर्मल लॉस है, फॉर एग्जाम्पल वो है 5% ऑफ इनपुट और स्क्रैप वैल्यू 5 रुपए है। मिसाल के तौर पर 5 रुपए पर यूनिट स्क्रैप वैल्यू है, तो नॉर्मल लॉस आ जाएगा 425 यूनिट्स का। 8500 का 5%। चेक करें, इनपुट 8500 है, क्या आता है? यही आता है 4 to 5। और 5 रुपए की, ये ज्यूम डेटा है, 5 रुपए की स्क्रैप वैल्यू है, तो 21 एक्चुअल आउटपुट। एटी 100 है एक्चुअल आउटपुट। कितनी है? अब जब आप टोटल करते हैं तो ये टोटल ज्यादा आ जाता है। मिसाल के तौर पर कितना ज्यादा आ गया टोटल? कितना टोटल ज्यादा आया है? 25। तो असल में मसला पता है क्या है? हमने जो ये एस्टिमेशन के मुताबिक नॉर्मल लॉस लिखा है ना, एक्चुअल लॉस आपकी एस्टिमेशन से कम हुआ है। एक्चुअली पता क्या हुआ है? हमने सोचा हुआ था कि हमारा नॉर्मल लॉस 5% के हिसाब से कितने यूनिट का होगा? 425 का। अब बताए एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? 400 यूनिट का लॉस हुआ है। कितने यूनिट का हुआ है? और वो 25 यूनिट कम होने से यूनिट या आउटपुट ज्यादा बन गई है। तो मैंने आपको जो ये बताया था ना, क्या बताया था मैंने, कि हमारी एस्टिमेशन से एक्स्ट्रा लॉस हो तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। और भाई आपकी एस्टिमेशन से कम भी हो सकता है, क्योंकि एस्टिमेशन गलत भी हो सकती है। तो और होता कम एक्सेप्शनल केस ही होता है, लेकिन अगर एस्टिमेशन से ज्यादा लॉस हो जाए तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। एस्टिमेशन से कम लॉस हो जाए तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल गेन। क्या कहते हैं उसको? हाँ, ये एबनॉर्मल लॉस का बिल्कुल उल्ट होता है। इसको पीएलएस में अदर इनकम में शो करना है। समझ आ रही है? किस में शो करना है? ये वो यूनिट होते हैं जो लॉस होने थे लेकिन लॉस नहीं हुए। तो एस्टिमेशन से ज्यादा लॉस एबनॉर्मल लॉस है। एस्टिमेशन से कम लॉस हो जाए तो दैट इज एबनॉर्मल गेन। आप लोगों ने बस इतना याद रखना है कि अगर आपकी क्रेडिट साइड ऊपर आ रही है, टोटल ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है। वो जो डिफरेंस आ रहा है 25 यूनिट का, जैसे यहाँ पे, उसको कहेंगे एबनॉर्मल गेन। क्या कहेंगे बेटा उसको? एबनॉर्मल गेन। इसको भी पीएलएस में शो करेंगे। इससे भी कॉस्ट पर यूनिट पे इंपैक्ट नहीं आएगा। ना एबनॉर्मल लॉस का इंपैक्ट आना है सीपीयू पे, कॉस्ट पर यूनिट पे, ना एबनॉर्मल गेन का।
तो अब आपने जब कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो इसको भी कॉस्ट पर यूनिट की मदद से वैल्यू करेंगे। जी, कॉस्ट पर यूनिट पे ये वैल्यू होगा और ये पीएलएस में अदर इनकम में शो किया जाएगा एबनॉर्मल गेन। तो अब आपने जो वर्किंग करनी है टू कॉस्ट पर यूनिट की, उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। स्क्रैप ऑफ डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स। अब अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपने एस्टिमेटेड लॉस कितने, तो आपने कहना है 425 और एक्चुअल लॉस कितने असल में वो 400 है, लेकिन हमने अपनी कॉस्ट पर यूनिट को डिस्टर्ब नहीं करना, इसीलिए हम 425 ही पहले रिकॉर्ड करेंगे। बाद में ये एडजस्टमेंट एक्चुअली एबनॉर्मल गेन एक एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन है। जी, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट कितनी है बताओ? टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट डेबिट साइड से मिलेगी क्रेडिट साइड से? तो ये जो इससे ऊपर ऊपर है ये इनपुट है 193500। इनपुट यूनिट्स हैं 8500, वो 25 तो एडजस्टमेंट है। हाँ जी, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं? नॉर्मल लॉस के एस्टिमेटेड लॉस कितना था? 425। एबनॉर्मल लॉस या गेन हमारी कॉस्ट पर यूनिट को इफेक्ट नहीं करेगा, तो 2125 लेंगे। अब मुझे बता दो कॉस्ट पर यूनिट कितनी निकलेगी? 27,6997 ये आती है कॉस्ट पर यूनिट। ना एबनॉर्मल लॉस का इंपैक्ट आता है कॉस्ट पर यूनिट पे, ना एबनॉर्मल गेन का। अब बच्चे ये पूछते हैं कि एबनॉर्मल गेन हमेशा प्रोसेस टू में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे समझाने के लिए मैं पहले प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस शो किया करूंगा और दूसरे प्रोसेस में क्या शो किया करूंगा। अदरवाइज पहले में भी आ सकता है एबनॉर्मल गेन, बल्कि सब में एबनॉर्मल गेन आ सकता है सारे प्रोसेसेस में, या सारों में एबनॉर्मल लॉस आ सकता है। जी, अब आप अपनी क्रेडिट साइड फिल कर सकते हैं। एक्चुअल आउटपुट कैसे निकलेगी? एक्चुअल आउटपुट की कॉस्ट होगी 23.6997 और इधर इनटू 25 यूनिट्स। जी जनाब। 68 191968 3 हो गया। चेक करें, देख मुकम्मल हो गया ये।
आपने घर से क्वेश्चन नंबर 4 पहले करना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और इनमें सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, बाकी कोई लेजर अकाउंट नहीं बनाना। तो घर से 4 सवाल करके आने हैं बस। फॉर्मेट आपके सामने होगा, ये इसी को देख देख के छापी जाएंगे। ये नोट्स ले लें अगर किसी ने नहीं लिए थे तो। चले ओके, फिर आंसर इसके कल परसों मिल जाएंगे, आंसर मिसिंग है अभी है, नोट्स में आंसर नहीं है, कल परसों आंसर मिल जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।